रही है जो इन्होंने कल बातें कही हैं, यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा है, जो ये सभी को मालूम है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। इसके अलावा यहाँ मैं धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी लेकर ये कहना चाहूँगी कि देश में डरा धमका के व लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है तथा ऐसे मामलों की सही जांच करा के इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा यदि इसके पीछे कोई भी देश विरोधी साजिश है तो फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध तो काफ़ी सख्त कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी, क्योंकि इससे दोनों धर्मों के लोगों में आपसी नफरत पैदा होगा, जो ये देश हित में ठीक नहीं है। इसके साथ ही ये कहना कि धर्म परिवर्तन की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने की यहाँ काफ़ी समय से साजिश चल रही है कि ये भी बात कही जा रही है, तो यहाँ इसको लेकर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि इतने लंबे समय से अपने देश की खुफिया जांच एजेंसियां अभी तक क्या कर रही थी और अब इसको लेकर जो भी कार्रवाई चल रही है ये तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। तो इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि इसे अब ये देश के कुछ राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक रंग देना चाहते हैं और इनका यदि ऐसा कोई षड्यंत्र है तो फिर ये अपने देश के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण व अति निंदनीय भी है और इस मामले में देश की जनता जरूर सावधान रहे। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट के संबंध में ये भी कहना चाहूँगी कि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा अधिकांश जातिगत, धार्मिक व राजनीतिक द्वेष की भावना से अभी तक जिन मामलों में भी जिनकी संपत्ति जब्त व ध्वस्त की गई है उनमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसा मुस्लिम समाज व आम लोगों का भी मानना है। लेकिन इससे इनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज में, जो ये ठीक नहीं है। इस संबंध में बीएसपी का ये भी कहना है कि यदि इसमें ऐसी कुछ भी सच्चाई है तो ये उचित नहीं हो रहा है, जो ये सरकार की कार्यशैली पर अनेकों सवाल खड़े करता है तथा बीएसपी इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो आरएसएस प्रमुख का बयान भरोसे लायक नहीं है। मायावती ने यहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात को कहा है। जिस तरीके से मोहन भागवत ने कल गाजियाबाद में बयान दिया, संबोधित किया, उस पर यहां पर टिप्पणी आ रही है लगातार।
लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। डीएनए पर दिया बयान ठीक नहीं, आरएसएस प्रमुख का बयान भरोसे लायक नहीं, गले नहीं उतर रहा भागवत का बयान, धर्मांतरण करना कानूनन गलत, बीजेपी सरकारों की सोच संकीर्ण है। ये बात यहां पर कही है मायावती ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया के साथ बातचीत करते हुए। संघ के बिना बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। तो मायावती ने यहां पर आरएसएस पर और बीजेपी पर दोनों पर निशाना साधा है। आरएसएस प्रमुख का बयान भरोसे लायक नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने जिस तरीके से कल गाजियाबाद में बयान दिया था, उसके बाद मायावती ने अब मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गले नहीं उतर रहा है भागवत का बयान, संघ के बिना बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करना कानूनन गलत है, बीजेपी की सरकारों की सोच संकीर्ण है। और सीधे आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। रामगढ़ ताल इसी खोराबार विकास खंड से जुड़ा हुआ है। कभी रामगढ़ ताल अपराध का एक अड्डा था, आज पर्यटन का एक केंद्र है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि कभी रवि किशन जी के साथ रामगढ़ ताल के किनारे फिल्म की शूटिंग में आप भी शामिल हो जाइए। आपको भी लगेगा कि आप भी, यानी मुंबई को फेल कर देगा जब वहां फिल्मों की शूटिंग होती है तो। और अब हम लोगों ने वहां एक जू भी दे दिया है, चिड़ियाघर भी दे दिया है। ये जितने उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है, आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर, ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे, आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है, क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं को समर्थन तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार एक कदम उठा रही है। विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी होगा। जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे। ये बाढ़ की परियोजनाओं को एक साथ लोकार्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। और मैं आभारी हूं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में, पूरा देश उनको देखना होता है, देश के अंदर बाढ़ की समस्या, देश के अंदर सूखे की समस्या, देश के अंदर पेयजल की व्यवस्था, देश के अंदर स्वच्छता की समस्या, देश के अंदर हर उस समस्या जो जल और जल से जुड़े हुए विभागों की है, पूरे देश के अंदर उस समस्या के समाधान करने के लिए वह नाम है, प्रधानमंत्री जी ने वह नाम दिया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। लेकिन अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके वे उत्तर प्रदेश में आए और आज गोरखपुर की इन परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के स्वयं साक्षी बने। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहां की जनता जनार्दन को प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से उन्हें उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये परियोजनाएं आपके जीवन में फलीभूत हों, आपके जीवन को और आपकी जीविका को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगी। तो हम सबकी मेहनत सार्थक होगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति, आपके मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति हृदय से मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपको इन योजनाओं की ढेर सारी बधाई व्यक्त देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो तारकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में किस तरीके से सरकार ने जीवन भी बचाया, जीविका भी बचाई। ऐसे में लगातार सरकार आम लोगों के हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने बाकायदा बताया कि वो
किस तरीके से तारकुलानी रेगुलेटर को लेकर के पहले लोग पंपिंग स्टेशन कहते थे, जब उन्होंने क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकलते थे तब की वो दिक्कतें देखते थे और इसके समाधान के लिए लगातार उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ आपसी सामंजस्य के जरिए यहां पर इस समस्या का समाधान किया गया।